Hello and welcome to MLG classes. In today's video, we are going to discuss UGC NET पेपर सेकेंड ऑफ इंग्लिश जून 2013। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किए हैं। होप कि वो आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द लेट 17th सेंचुरी अ बैटल ऑफ बुक्स इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स। 17th सेंचुरी में बैटल ऑफ बुक्स किन दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। 17th सेंचुरी में एक प्ले लिखा गया था द बैटल ऑफ बुक्स, ये लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। उस प्ले में था दो बुक्स में बैटल हुई थी, दो पार्टीज में बुक्स के लिए। तो वो कौन सी दो पार्टीज के बीच में, कौन से दो ग्रुप्स के बीच में ये बैटल हुई थी। जो इसका राइट आंसर है वो है Champions of Ancient and Modern Learning. Question number 27. Everything that man esteems endures a moment or a day. Love's pleasure derives his love away. In the above quote, the last line is an example of. ये जो लाइन बताई गई है इसमें बताना है कि ये लाइन में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है, कौन सी पोइटिक डिवाइस की ये एग्जाम्पल है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को इसमें पोइटिक डिवाइस एज अ पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में दिया गया है ऑथर्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं उनके वर्क्स। अभी कौन से ऑथर ने कौन सा वर्क लिखा है ये मैच करनी है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किंग्सले एमिस ने लिखा है लकी जिम। एलन सेल्टो ने लिखा है सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग। डॉरिस लेसिंग ने लिखा है द गोल्डन नोटबुक एंड जीन राइस ने लिखा है द लेफ्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स डज द करेक्टर एबल बिटल अपीयर्स। हार्डिंग के कौन से नॉवेल्स में ये करेक्टर जो है एबल बिटल वाइटल अपीयर होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। Question number 30. The phrase dark satanic mills has become the most famous description of the force at the center of the Industrial Revolution. The phrase was used by. ये जो फ्रेज है डार्क सैटनिक मिल्स, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था वर्क्स में, लिटरेरी वर्क्स में। तो ये फ्रेज़ किस पोइट ने या किस ऑथर ने या किस प्ले राइट ने कॉइन किया था, यूज़ किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने ये सैटनिक मिल्स ये फ्रेज कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 31. 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale, the sacred river ran. Where does this sacred river directly run to? ये जो लाइन ली गई है वो ली गई है एस्ट्री कॉलरिज की जो पोइम है कुबला खान, उसमें से ली गई है। और इसमें पूछा गया है कि जो नदी है वो सैक्रेड रिवर है वो कहाँ बहती है। जो इसका आंसर है वो दो ऑप्शन में से कन्फ्यूजन है, इसका सही आंसर नहीं है बताया गया है। लेकिन अगर आप पोइम पढ़ेंगे देन आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट आता है लाइन में, जो फर्स्ट आता है तो वो वर्ड आता है द कैवरन्स मेजरलेस। वो जो रिवर है पहले कैवरन्स मेजरलेस में जाती है, देन उसके बाद वो लाइफलेस ओशन में जाती है। इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, लेकिन अगर राइट ऑप्शन देखा जाए पोइम के हिसाब से तो वो बी बैठता है, ऑप्शन बी। Question number 32. Who is the 20th century poet, a winner of the Nobel Prize for Literature, who rejected the label British, though he was always written in English rather than his regional language? जो 20th सेंचुरी का एक पोइट है जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी है, जिसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ विन किया था, और उन्होंने ब्रिटिश लेबल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वो जो भी काम लिखते थे, जो भी उन्होंने वर्क लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, बजाय कि अपनी रीजनल लैंग्वेज जो अपनी खुद की जो मातृभाषा है उसमें लिखने की बजाय उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो लेबल है उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो पोइट कौन है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सीमस हेने। सीमस हेने जो हैं वो ब्रिटिश उन्होंने ब्रिटिश लेबल को डिस्कार्ड कर दिया था, उन्होंने ब्रिटिश लेबल लगाने से मना कर दिया था। Question number 33. Which of the following statement best describes Sir Thomas Browne's Religio Medici?
ये जो थॉमस ब्राउन ने वर्क लिखा था रेलिजियो मेडिकी, इसको इनमें बताना है कि कौन सी इन दी गई स्टेटमेंट्स में सबसे फिट कौन सी बैठती है। सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कन्वर्जन और प्रोविडेंशियल एक्सपीरियंसेस। Then question number 34. Which of the following characters from Eliot's Wasteland is not correctly mentioned? T.S. Eliot का जो मोस्ट फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, उसमें से कौन से करेक्टर को अच्छी तरह से जो है कि मेंशन नहीं किया गया है? वो है हमारा ऑप्शन सी, द मर्चेंट फ्रॉम यूजेनिडस। द मर्चेंट फ्रॉम यूजेनिडस ये हमारा है राइट ऑप्शन। इसको अच्छी तरह से करेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। Question number 35. Which of the following best describes the general feeling expressed in literature during the last decades of the Victorian era? विक्टोरियन एरा के जो लास्ट डेकेड्स थे उनमें बताना है कि कैसा लिटरेचर की हमें कैसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, स्टडीड मेलंकली एंड एस्थेटिक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था विक्टोरियन एरा में। जो इसमें लिटरेचर लिखा गया था बहुत ही ज़्यादा मेलंकली, उदास कर देने वाला लिटरेचर था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, सब कुछ मैकेनाइजेशन की ओर चला जा रहा था, इंडस्ट्रीज लग रही थी। तो जो ये पोइट वगैरह थे ये उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। जो मेलंकली था वो था लिटरेचर और एस्थेटिज्म, और जो पोइट थे उनका जो इंटरेस्ट था वो एस्थेटिज्म की तरफ जा रहा था कि सुंदर सुंदर कुछ नेचर के बारे में लिखना या कुछ और अच्छा ह्यूमैनिटी के बारे में लिखना। ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा लिखा गया था विक्टोरियन एरा में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, स्टडीड मेलंकली एंड एस्थेटिज्म। Question number 36. Which poem by Shelley bears the alternative title The Spirit of Solitude? Shelley की कौन सी पोइम है जिसमें दूसरा टाइटल चूज़ किया गया है? अल्टरनेटिव मतलब टाइटल की जगह कोई दूसरा टाइटल चूज़ किया गया है। वो टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये कौन सा अल्टरनेटिव कौन सी पोइम में यूज़ किया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एलास्टर। क्वेश्चन नंबर 37. विच टेल इन द कैंटरबरी टेल्स यूजेज द ट्रेडिशन ऑफ द बीस्ट फेबल? कैंटरबरी टेल्स जो कि चौसर ने लिखा था, उसमें कौन सी टेल में, कौन सी कहानी में बीस्ट फीबल ट्रेडिशन को यूज़ किया गया है? मतलब कि जानवरों की जो कहानियाँ होती हैं उसको यूज़ किया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, द नन्स प्रीस्ट टेल। क्वेश्चन नंबर 38. एट द एंड ऑफ द सन्स एंड लवर्स, पॉल मॉरेल। अभी डी.एच. लॉरेंस ने एक नॉवल लिखा था सन्स एंड लवर्स। ये डी.एच. लॉरेंस का नॉवल है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है डी.एच. लॉरेंस के, ये जो सन्स एंड लवर्स है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें जो पॉल मॉरेल मेन करेक्टर था उसने एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या किया था, नॉवल के एंड में उसने क्या किया था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सेट ऑफ इन क्वेस्ट ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम हिज मदर। अपनी मदर से दूर चला गया था और अपनी आप को ही, अपनी सेल्फ को तलाश करने के लिए वो अपना घर छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर चला गया था। देन क्वेश्चन नंबर 39. व्हेन यू से आई लव हर, हर आइज, हर हेयर, हर नोज, हर चीक्स, हर लिप्स, यू आर यूजिंग अ रेटोरिकल डिवाइस। जब आप ये लाइन बोलोगे देन आप कौन सी रेटोरिकल डिवाइस, कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ करते हो? देन इसका जो आंसर है 39 का वो है ए, न्यूमरेशन। ये डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप उसके बहुत सी फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हो। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से मैच द कॉलम्स आ गया। ये मैच द कॉलम्स बहुत आते हैं नेट में और थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, और इनको अच्छे से करना चाहिए, टाइम दे के करना चाहिए इनको। देन उसके जो इसमें है लिस्ट 1 में प्लेस लिखे हुए हैं और लिस्ट 2 में करेक्टर्स हैं। प्लेस में अब कौन से प्लेस में कौन सा करेक्टर है ये बताना है। जो इसका 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो प्ले है वुमेन बी वुमेन, उस का जो करेक्टर है वो है बियांका। जो बी है द मल कंटेंट प्ले है, उसकी जो करेक्टर है वो है मेलवोले। देन उसके बाद द सिटी मैडम जो है प्ले है, उसका जो करेक्टर है वो है डॉल शीट। देन उसके बाद द चेंजलिंग जो प्ले है उसका करेक्टर है बीट्राइज। ये इसका ए जो है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41. विद बेकन द ऐसे फॉर्म इज। जो बेकन के ऐसे हैं उस की क्या मेन फीचर है, ये पूछा गया है कि बेकन के ऐसे में क्या स्पेशलिटी है। जो इसका आंसर है वो है
सी द एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पब्लिक विजडम, मतलब कि जो उसने विजडम बेकर ने पब्लिक विजडम इकट्ठी की होती है, ठीक है, जो उसे पब्लिक से आसपास से अपने एनवायरनमेंट से जो भी विजडम मिलती है वो उसको बड़े एफोरिस्टिक स्टाइल में, बड़े ही क्रमबद्ध स्टाइल में पेश करते हैं उसको। सो ये उसके ऐसे की फॉर्म है, ये उनके ऐसे की ये विशेषता है। Question number 42. Evelyn Waugh's trilogy published together as Sword of Honor is about. Evelyn Waugh ने जो ट्रायोलॉजी लिखी थी Sword of Honor, वो किस के बारे में थी, मतलब कि मेन थीम उसका क्या था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द इंग्लिश एट वॉर। ये इसका मेन थीम था ट्रायोलॉजी का, Sword of Honor का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43. यू coined द फ्रेज द टू नेशंस टू डिस्क्राइब द डिस्पैरिटी इन ब्रिटेन बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये जो फ्रेज था टू नेशंस, द टू नेशंस, ये किसने कॉइन किया था? इस जो ये टू नेशन का जो फ्रेज था ये शो करने के लिए बनाया गया था कि ब्रिटेन में रिच एंड पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। सो ये किसने कॉइन किया था? सो जो इसका राइट आंसर है 43 का वो है ऑप्शन सी, बेंजामिन डिसरेली ने। बेंजामिन डिसरेली ने ये द टू नेशंस का जो है फ्रेज था कॉइन किया था, बनाया था। देन उसके बाद है 44 क्वेश्चन नंबर। मिल्टन इंट्रोड्यूसेस सैटर्न एंड द फॉलन एंजल्स इन द बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने सैटर्न और दूसरे एंजल्स को जिनको पैराडाइज से निकाल दिया गया था उनको बुक 1 में इंट्रोड्यूस किया है, बताया है उनके बारे में। 2 ऑफ द चीफ डेबल्स रीअपियर इन बुक, दे आर, बुक 2, दे आर, उनमें से 2 जो मेन डेवल्स हैं, जो मेन शैतान हैं, वो बुक 2 में भी आते हैं, वो कौन से हैं? सो जो इसका राइट आंसर है 44 का वो है बी, फर्स्ट एंड थर्ड, मलोच एंड बिलायल। ये भी ये फर्स्ट में भी आते हैं, बुक 1 में भी आते हैं और बुक 2 में भी आती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45. When Chaucer described the friar as a noble pillar of order, he is using. जब चौसर फ्रायर को के बारे में ये बात बोलता है कि वो नोबल पिलर ऑफ ऑर्डर है, तो वो क्या यूज़ कर रहा था, कौन सी ये डिवाइस यूज़ कर रहा होता है, लिटरेरी टर्म कौन सी यूज़ कर रहा होता है? देन 45 का जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन सही है, आयरनी, क्योंकि फ्रायर एक तरह से वैसे होता है, चर्च का बंदा होता है, चर्च में किसी पोस्ट पे होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत बुरे काम कर रहा था और उसको डिस्क्राइब किया था चौसर ने एज अ नोबल पिलर ऑफ ऑर्डर, ये बताने के लिए कि हाँ देखो इसका काम तो मतलब इसकी जो पोस्ट है वो तो मतलब चर्च में है, लेकिन इसके काम देखो कैसे हैं। देन उसके बाद 46. जॉन ऑसबर्न्स लुक बैक इन एंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन ऑसबर्न ने जो लुक बैक इन एंगर प्ले लिखा था वो किसकी एग्जाम्पल है? सो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, किचन एंड सिंक ड्रामा। किचन एंड सिंक ड्रामा ये उसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47. विच करेक्टर इन जेन आयर यूजेस रिलीजन टू जस्टिफाई क्रुएलिटी। जेन आयर जो है वर्क है उस में कौन सा करेक्टर रिलीजन को यूज़ करता है कि जो क्रूएलिटी होती है वो सही है, उसके लिए रिलीजन को यूज़ करता है, वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48. विच रोमांटिक पोइट डिफाइंड अ स्लेव एज अ पर्सन परवर्टेड इनटू अ थिंग। कौन सा रोमांटिक पोइट ने, रोमांटिक एज के पोइट ने स्लेव को, गुलामों को अपने किसी वर्क में बताया है कि उनको एक इंसान को चीज़ में बदल दिया जाता है? सो वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉलरिज ने। एस टी कॉलरिज ने स्लेव्स के बारे में अपने शुरुआती दिनों में ही स्कूल टाइम में लिखना शुरू कर दिया था, एक पोइम लिखी थी जिसके लिए उनको मेडल भी मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सो उसी में से ये लाइन्स ली गई है। उसके बाद है 49. क्वेश्चन नंबर 49. जॉन सकलिंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। जॉन सकलिंग जो है कौन से पोइट्स के ग्रुप के साथ जो है वो उनका रिश्ता है, कौन से ग्रुप में से हैं वो? सो जो 49 है उसका आंसर है बी, कैवलियर पोइट्स। इनमें से कैवलियर पोइट में वो जाने जाते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 50. सर थॉमस मूर creates the character of a traveler into whose mouth the account of utopia is put. His name is. थॉमस मूर ने एक करेक्टर अपने जो वर्क लिखा था उसमें प्रेजेंट किया था और उसी के थ्रू उन्होंने जो यूटोपिया का है अकाउंट, मतलब यूटोपिया के बारे में बताया है। सो वो करेक्टर कौन सा था? सो इसका 50 का जो आंसर है वो है बी, राफेल। राफेल के थ्रू उन्होंने अपने यूटोपिया की जो थी डिस्क्रिप्शन दी थी। सो ये था हमारा जून 2013 में आया हुआ इंग्लिश यूजीसी नेट का पेपर।
इसके पहले 25 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में सॉल्व किए हैं, अब ये 26 से लेके तो 50 तक क्वेश्चन थे। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।